ब्रेन्स जीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अब नए टॉपिक पे आ रहे हैं जो है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के सेकेंड पार्ट पे हैं, खिलजी वंश पे हैं। हमारा जो टॉपिक हुआ जलालुद्दीन पूरा, और अब जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की, लोअर, आरओ, एसआई या जीएस जिस एग्जाम में अहम रोल रखती है, तो आप मेरे साथ जुड़ें और अपनी जीएस को बेहतर करें। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत ही साम्राज्यवादी, यानी कि साम्राज्यवाद की शुरुआत जो है वो दिल्ली सल्तनत में इसी से ही हुई थी। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो निकनेम है, जो घर का नाम था अली गुरसफ्त। क्या नाम था? अली गुरसफ्त। और इसका जो राज तिलक, जब आपको मालूम है कि जो है जब चाचा की हत्या करके दिल्ली पहुंचा अलाउद्दीन खिलजी, तो बलबन का बनवाया हुआ एक महल था, लाल महल, जहां पर उसने अपना भव्य जो है राज तिलक करवाया और उपाधि धारण की थी सिकंदर ए सानी। कौन सी उपाधि? सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी, यानी कि सिकंदर सेकेंड, जिसको बोलेंगे सिकंदर सेकेंड इसलिए की थी कि जब इसने उपाधि धारण करने के दौरान इसने अपनी एक स्थायी सेना गठन की थी, 4,75,000। फरिश्ता जो इतिहासकार है जो कहता है कि अलाउद्दीन के पास स्थायी सेना थी और जो थी 4,75,000, उस दौरान बहुत बड़ी सेना मानी जाती थी। उसकी कल्पना थी विश्व विजय पे। ठीक है, और दूसरा कारण था स्थायी सेना, परमानेंट आर्मी। इसके पहले जो भी सुल्तान दिल्ली सल्तनत में हुए हैं, किसी के पास परमानेंट यानी कि स्थायी सेना नहीं थी। ठीक है, स्थायी सेना नहीं थी। तो जब इसने सेना का गठन कर लिया और जो है सिकंदर की तरह जो है विश्व विजय की कल्पना करने लगा, तभी जो है वैसे किसी की सलाह मशवरा के लिए किसी को अधिकार नहीं दे रखा था। कभी कभी जो है एक उसका बचपन का दोस्त था, थोड़ा ज्योतिषी भविष्यवक्ता टाइप का, जिसका नाम है अला उल मुल्क। क्या नाम है? अला उल मुल्क। उसको उसने बुलाया दरबार में और भाई उससे सलाह मशवरा की, पूछा कि भाई ये है कि हमें विश्व विजय प्राप्त करनी है, जैसा कि सिकंदर ने किया था उसी तरीके से मुझे। तो उसने सारी चीज़ें जांची परखी, जो भी उसके जो विद्या आती थी उसके तहत उसने कहा ना ना ना, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तुम्हारे लिए भारत ही विश्व के समान है, तुम पहले इस भारत को जीत के दिखाओ। तो इस तरीके से उपाधि चूंकि धारण कर ली थी सिकंदर सानी, लेकिन विश्व विजय की कल्पना को अला उल मुल्क की सलाह पर उसने त्याग दिया और बारी बारी से भारत के राज्यों को जीता। तो हम लोग जो है अलाउद्दीन खिलजी एक्चुअली बड़ा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको दो पार्ट्स में करेंगे। पहला पार्ट जो आप अभी कर रहे हैं ये कल्चरल पार्ट है और सेकेंड पार्ट में हम लोग आएंगे उसका पॉलिटिकल पार्ट। तो ये पार्ट 1 है आपका अलाउद्दीन खिलजी, पार्ट 1। ठीक है, तो सिकंदर सानी। लेकिन साम्राज्यवाद की जो शुरुआत है दिल्ली सल्तनत में वो इसी के साथ हुई थी। और आपको भी मालूम है कि साम्राज्यवाद की जो शुरुआत पूरे भारत पे लगभग छोटा सा एक दक्षिण भारत का राज्य छूटा हुआ होता, बाकी संपूर्ण भारत पे इसका विजय होती है। साम्राज्यवाद की जो शुरुआत है वो इसी के द्वारा होती है। अगले टॉपिक चलते हैं। इसने जो आर्मी परमानेंट, तो हम लोग पहले अगले टॉपिक पे आते हैं। सैनिक प्रबंध से पहले थोड़ा सा ले लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जब राजगद्दी पे बैठा तो उसने 4 अध्यादेश जारी किए। 4 अध्यादेश जारी किए। पहला था दान उपहार में दी गई भूमि वापस ले ली। इसके पहले जो सुल्तानों ने दान की हुई, उपहार, गिफ्ट, भेंट किसी को भूमि दी हुई थी, राजा जब खुद हो जाता था, सुल्तान खुद हो जाता तो दान वगैरह कर देता था, तो वो भूमि जो है पूरी तरीके से वापस ले ली। उस भूमि को
खालसा भूमि में तब्दील कर दिया गया। खालसा भूमि वो भूमि होती थी जो कहलाती थी सरकारी भूमि, तो जो दान उपहार में गई इसको खालसा भूमि में तब्दील कर दिया गया। कौन सी भूमि? खालसा भूमि। खालसा भूमि यानी कि सरकारी भूमि। ओके। सेकेंड, इसने गुप्तचरों को संगठित किया। राज्य में कहीं पे कोई विद्रोह ना हो और मुस्तैद जो हैं गुप्तचर रहें, और एक विभाग गठित किया था जिसका नाम है बरीद ए मुमालिक। कौन सा विभाग? बरीद ए मुमालिक। ये गुप्तचरी का काम करता था। गुप्तचरी का ऐसा काम कि जैसे राशन की दुकान पे बनिया जो है कभी कभी कम तौल लेता था तो उसके शरीर का मांस कटवा लेता था, या कहीं पे विद्रोह या शराब तो नहीं बेची जा रही है, या घोड़ों की अदला बदली नहीं की जा रही, जो भी सुल्तान के अगेंस्ट में कहीं कोई मिलता था वो सूचना कलेक्ट करने का जो काम था बरीद ए मुमालिक। इसलिए कि उसी तरीके से जैसे आज IB CBI वगैरह जो हैं अलर्ट रहती हैं, खुफिया एजेंसियाँ हमारी, तो मुस्तैद इसी तरीके से खुफिया एजेंसी का काम जो है अलाउद्दीन खिलजी में बरीद ए मुमालिक डिपार्टमेंट करता था। मद्य निषेध, दारू, भांग, अफीम को खाने पर जो ठेके थे उन पे पूरी तरीके से बैन कर दिया, रोक लगा दी, क्योंकि ये बदमाश गुंडे वगैरह के एक अड्डे होते थे। यहाँ पे ये लोग मद्य वगैरह का अध्ययन करने के बाद विद्रोह की भावना पे डिस्कशन करते थे, सारे वहीं पे एक अड्डा पे मिलते जुलते थे। इसलिए जो है इसने क्या किया, शराब बंदी पूरे राज्य में कर दी, यानी कि नशीले पदार्थ सारे ही उसने प्रतिबंधित कर दिए, कहीं पे भी कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। चौथा कारण था अमीरों को आपस में मेल जोल पे भी प्रतिबंध लगा दिया। आपस में शादी विवाह उसका कारण था कि वो जानता था कि ये जो अमीर हैं आपस में शादी विवाह मेल जोल कर लेंगे, बाद में सुल्तान के अगेंस्ट हो सकता कि ये बाद में विद्रोह बने, क्योंकि ग्रुप बना लेंगे सुल्तान के विरोध में, क्योंकि इसके पहले के जो दुर्बल सुल्तान होते थे वो ऐसा करते थे, क्या नाम, उसके अगेंस्ट ये लोग अमीर लोग करते थे। रजिया के समय में हम लोगों ने पढ़ा है, और रजिया के भाई बैरम शाह के समय में अमीरों का कितना दबदबा रहता था। तो इसने अमीरों को जो षड्यंत्र आगे ना हो इसलिए इसने ऐसा किया। तो जब राजगद्दी पे बैठा तो पूरी तरीके से इसने उस पर रोक लगा दी। ठीक है, तो ये 4 अध्याय दिए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला, सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा। उसने कहा नहीं, धार्मिक चीज़ें अलग हैं, धर्म का डिस्कशन, धर्म गुरु वगैरह उलेमा वगैरह का काम अलग है, राजनीति का अलग है। तो पहला सुल्तान है जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा, वो है अलाउद्दीन खिलजी। अगला है इसने जो है राजत्व का सिद्धांत जारी किया। दिल्ली सल्तनत में बलबन के बाद दूसरा राजत्व का सिद्धांत जो है किसके द्वारा जारी किया गया था? किंगशिप थ्योरी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यानी कि बलबन की तरह अलाउद्दीन खिलजी का भी जो राजत्व का सिद्धांत है वो निरंकुशता पर आधारित था। मतलब जो सुल्तान करेगा, सुल्तान जो है अल्लाह का प्रतिनिधि है, वो जो करेगा वो प्रजा के हित में करेगा, उसका जो कार्य है अल्लाह का कार्य माना जाएगा। इसलिए जो है इस तरीके से इसने बलबन की तरह अपना जो राजत्व का सिद्धांत है, किंगशिप थ्योरी है, वो निरंकुशता पे है, कोई किसी उस पर अंकुश ना लगाए। तो ये दूसरा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का बलबन के बाद जिसने राजत्व का सिद्धांत जारी किया। ठीक है, अगला आते हैं कि इसने जो है सैनिक प्रबंध या सैनिक सुधार लागू किए। तो उसमें जो है स्थायी सेना, आपको मालूम है कि दिल्ली सल्तनत के पहला सुल्तान था ये अलाउद्दीन खिलजी। इसके पहले परमानेंट आर्मी नहीं रहती थी, युद्धकालीन कुछ सैनिक तो रहते थे, बट अधिकांश सैनिक बाद में युद्धकालीन उनको भर्ती किया जाता था, और युद्ध अभियान खत्म हो गए तो उनको जो है
किसी क्षेत्र विशेष में इक़्तिदार के अधीन रहते थे। लेकिन परमानेंट आर्मी का कंसेप्ट नहीं था। परमानेंट आर्मी की जो शुरुआत है, स्थायी सेना की जो शुरुआत है, वो किसके द्वारा की गई? वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। अगला पॉइंट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कि पहले हो सकता है कि सैनिकों की अदला बदली हो जाता। मान लीजिए सैनिक किसी को भर्ती कर दिया गया, अभियान पे जाना है, तो पिता किसी काम में है तो पुत्र को ही भेज दिया, या पुत्र कहीं पे काम में बिजी है लगा हुआ तो पिता ही चले गए। तो उससे सैनिक की जो है हट्टे कट्टे जो सैनिकों को भर्ती किया जाता है, उससे सेना जो दुर्बल ना हो जाए। तो पहला ऐसा सुल्तान है जिसने सैनिकों का हुलिया लिखना चालू किया, पूरी तरीके से लंबाई कितनी है, शरीर के जो अंग वगैरह हैं सारा, जैसे कि आजकल आर्मी में हम लोग भर्ती हैं तो हुलिया वगैरह बाकायदा काउंट होता है। तो ये पहला सुल्तान था सैनिकों का हुलिया रखना चालू किया। घोड़े को दागने की शुरुआत हुई। अलाउद्दीन खिलजी से पहले हो सकता कि घोड़े, जैसे तुर्क से घोड़े आते थे यहाँ पे, एक बहुत बड़ी खपत थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो अच्छी नस्ल के आते थे घोड़े। और भाई अब अमीरों को मालूम है, सेनापतियों को या सैनिकों को मालूम है, जिनको दिया गया वो हो सकता है बेच लेते थे और दूसरा कमज़ोर घोड़ा ले लेते थे या सस्ता वाला ले लेते थे। तो ऐसा अदला बदली को रोकने के लिए जो है उसने घोड़े को दागना, यानी कि पीठ पे ऐसा शाही ठप्पा रहता था जिससे घोड़े की जो है अदला बदली ना हो सके। जैसा कि अभी योगी जी ने हमारे अपने यहाँ अभी उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो जैसे गायों की इधर उधर कोई सेल वगैरह तो उन पे भी एक जो है एक पहचान सिंबल लगाया है जिससे गायों को पहचाना जा सके रजिस्टर्ड वाली गाय है कि नहीं। इसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े का हुलिया या शाही ठप्पा वगैरह लगाने की परंपरा के शुरू की। ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। ये आप देखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर हर एग्जाम में लगभग आते हैं। ठीक है, अगला चलेंगे। सैनिकों को नकद वेतन देने की परंपरा किसने शुरू की? सबसे पहले तो दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, नगद वेतन देता था। और इसके पहले जो है जो परंपरा थी नगद वेतन की नहीं, इक्ता वगैरह देता था। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया कि इक्ता मतलब क्षेत्र विशेष दे दिया गया, वहाँ पे कर वगैरह वसूले और है अपना जीवन यापन चलाएं। तो इस तरीके की जो है परंपरा चालू होती थी। अगला जो है हम लोग देखेंगे कि ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि सैनिकों को वेतन की जो परंपरा है, नगद वेतन दिया जाता था 234 टन का एक सैनिक को वेतन मिलता था। अगर उसके पास एक घोड़ा एक्स्ट्रा है तो उसको 78 टन का और मिलते थे। ठीक है, इस तरीके से जो है उनकी सैलरी रहती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जो अपने सैनिकों को नगद कैश सैलरी देता था, वेतन देता था। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसकी पास कितनी सेना थी? 4,75,000। जो इतिहासकार है फरिश्ता वो लिखता है अपनी बुक्स में कि अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत विशाल सेना थी, लगभग 4,75,000 के सैनिक उसके पास रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो है उसके सैनिक प्रबंधन की जो व्यवस्था उसने कर रखी थी। अब अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की, बाजार मार्केट को कंट्रोल किया, यानी कि बाजार में जो भी वस्तुएं बेची जाएंगी, खरीदी जाएंगी, उसके रेट जो हैं सुल्तान की तरफ से फिक्स किए जाएंगे। यानी कि वो चाहता था कि हमारे जो सैनिक हैं, जो बड़ी सेना है, मार्केट से कोई चीज़ लें तो हम जो सैलरी दे रहे हैं वो अपने सैलरी में अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है परचेज कर सकें और किसी तरीके के सुल्तान के अगेंस्ट में विद्रोह की भावना ना हो। आज भी इसी परंपरा को देखें तो आज भी जो है सैनिकों की कैंटीन होती हैं, तो आप देखेंगे सामान्य मार्केट से वहाँ पर आपको प्राइस जो है वस्तुओं के कम होते हैं। इसीलिए होते हैं कि जो उनको सैलरी है उन सैलरी में अपने जीवन यापन की वस्तुएं आराम से परचेज कर लें, इसलिए जो है उनको ऐसा किया गया है। तो ये
अलाउद्दीन खिलजी के समय में रहे थे। वस्तुओं के प्राइस सुल्तान की तरफ से फिक्स रहते थे। अगर कोई बनिया मान लीजिए राशन की दुकान में उसने 100 ग्राम किसी का डंडी मार ली, कम तौला, तो सुल्तान के गुप्तचर लगे हैं बरीद मुमालिक और उनके नीचे जो बरीद, तो वो जासूसी करते थे। अगर कहीं पे पकड़ में आता था तो उसको जो है कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। वो दंड ऐसा था कि अगर 100 ग्राम काटा है या 250 ग्राम तो उसके शरीर से इतना मांस कटवा लेता था। तो इस तरीके से जो है साम्राज्य में जो बनिया लोगों में मार्केट में खौफ था सुल्तान का कि कठोर दंड मिलेगा अगर किसी ने काला बाजारी की या कम ज़्यादा तौला तो शरीर से उतना ही मांस सुल्तान कटवा लेगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है उसके समय में लागू थी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजस्व निर्धारित करने के लिए भूमि की माप करवाई। भूमि की नाप मतलब जो किसान हैं उनके पास कितनी भूमि है, और उस भूमि के लिए उसने 2 पैमाने यूज किए। पहला था पैमाना बिस्वा और दूसरा है मसाहत। तो उसके आधार पे जो है एक कि हर किसान, किसी किसान के पास जो भी किसान होते थे जो लैंड रेवेन्यू देते थे, तो वो पता लग जाता कि उनके पास इतनी बिस्वा भूमि है और उसी के आधार पे उनको कर या राजस्व या लगान जो है उनको देना होता था। ठीक है। अगला था सुल्तान ने इनाम, वक्फ या मिल्क वक्फ, इनाम, इक्ता आदि के रूप में जो भूमि दी हुई थी वो वापस ले ली और उनको खालसा में तब्दील कर दिया। दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान था जिसके पास सर्वाधिक मात्रा में खालसा भूमि थी, राजकीय भूमि थी या सरकारी भूमि थी। उस सरकारी भूमि जो है सुल्तान अपनी ही देख रेख में यानी कि सैनिकों के माध्यम से करवाता था। उससे जो भी प्रोडक्शन होता था वो सरकारी खजाने में, राजकोष में जमा होता था और उसका यूज जो है अपने लिए, अपने सेना के लिए, अपने कार्यों में लाता था। तो ये अब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ऐसा नहीं करेगा तो 4,75,000 के जो सैनिक परमानेंट हैं उनको कैसे कहाँ से खिलाएगा। इसलिए जो है इसने बड़े से बड़े कर लगाए। अगला है सुल्तान ने 50% भूमि कर लगाया, यानी कि खराज जो था, जो लैंड रेवेन्यू है, ये भूमि कर मतलब अगर किसी के किसान के खेत में 10 कुंटल गेहूं हुआ तो 5 कुंटल जो है सुल्तान को देना होता था। ये सबके लिए कंपलसरी था। ठीक है। कुछ कर और उसने छोटे लगाए थे, जैसे चरी कर चारागाह पे, घरी कर, हाउस टैक्स, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी टैक्स लगाया हुआ था। कोई भी व्यक्ति उसके बाजार में अगर सेल करने के लिए, कोई वस्तु बेचने के लिए आया है तो उसको जो है टैक्स देना होता था। किसी बाजार में अगर व्यापार करना है या बाजार में से संबंधित जो भी मार्केट में, तो उसके लिए लाइसेंस जरूरी था। लाइसेंसिंग की जो नीति है अलाउद्दीन खिलजी नहीं जारी की। तो मार्केट में भी जिसको भी अपनी दुकान या जो सामान बेचना था, मार्केट में दुकान लगाना था, वो उसके लिए जो है मार्केट से मतलब सुल्तान की तरफ से उसको लाइसेंस लेना होता था। ऐसे नहीं कि मार्केट में जाके अपनी वस्तुएं आप बेचने के लिए तैयार हो जाएं और कहीं पे भी दुकान खोल लें। उस समय ऐसा नहीं था। फिर आते हैं राजस्व का। कुछ और था, कई ऐसे कर हैं जो राजस्व के रूप में लिए जाते थे, जैसे जजिया कर। गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर जो है वो जजिया कहलाता था। जकात, जकात जो कर था ये संपन्न मुस्लिमों से लिया जाता। जो 4 कर हैं, जजिया, जकात, खराज, खुम, ये उनमें से एकमात्र ऐसा कर था जकात जो केवल मुसलमानों से लिया जाता था, संपन्न मुसलमानों से या उन मुस्लिमों से जो टैक्स या कर देने में सक्षम हैं, सभी से नहीं लिया जाता था। ठीक है। खराज तो आपको मालूम है कि लैंड रेवेन्यू, भूमि कर है और जो है कुल उत्पादन का 50% जो है खराज के रूप में लिया जाता था। खुम्स, खुम्स जो है लूट का धन होता था। जैसे
सैनिकों ने कहीं पे आक्रमण किया, वहाँ से लूट करके जो भी पैसा आया, धन आया, उसको जो है उसका 1/5% जो है राजकोष में जमा होता था और 4/5 जो है वो सैनिकों को दे दिया जाता था। आपस में जो भी सेना ने अभियान किया है वो अपने उन सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। 1/5 जो है वो सरकारी खजाने में आता था। तो ये सारे जो हैं टैक्स अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वसूल किए जाते थे। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ निर्माण कार्य करवाए गए, जैसे कि पहला है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा जो है वो कहाँ है? दिल्ली में महरौली, जहाँ पे कुतुब मीनार है वहीं पे आपको कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद थी, दिल्ली सल्तनत में जो ऐबक ने बनवाई थी, उसी के बाहर देखेंगे तो एक गेट बनवाया है, उसी को कहा जाता है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा जो है किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाज़ा को क्या कहा जाता है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न, इस्लामी वास्तुकला का रत्न। और ये कहाँ है? दिल्ली में है, कुतुब मीनार के नज़दीक है। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरी नगर बसाया, अलाउद्दीन खिलजी ने एक नगर बसाया था जिसका नाम है सीरी, और 1000 जैतून का नगर भी बसाया था, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है, तो ये आपके देखेंगे टॉपिक जो हैं अलाउद्दीन खिलजी का जो कल्चरल पार्ट है वो होता है। बाकी हम लोग पॉलिटिकल पार्ट पे नेक्स्ट अगले वीडियो में आते हैं। ठीक है, और आपको किसी तरीके से कोई टॉपिक में जो भी है समझ में नहीं आया है या कोई प्रॉब्लम है, आप मैसेज के थ्रू जो है हमें इन्फॉर्म करें और हम आपके जो है जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर करेंगे। ठीक है, और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ब्रेंस जीएस प्लीज़ करिए और अपने जीएस को जो है बेहतरीन करिए। ठीक है, मिलते हैं। ओके।